नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वामी न्यूज और मैं हूं आपके साथ प्रतिष्ठा तुलवानी। आइए नजर डालते हैं प्राइम टाइम बुलेटिन पर। अजमेर जेएलएन मेडिकल कॉलेज को ब्यावर निवासी 88 वर्षीय मांगीलाल कलवार को देहदान प्राप्त हुआ। परिजनों ने बताया कि उन्होंने 2 वर्ष पूर्व देहदान की इच्छा जताई थी। मेडिकल कॉलेज प्राचार्य डॉक्टर अनिल सामरे ने कहा कि देहदान से मेडिकल छात्रों को शरीर की संरचना और चिकित्सा अध्ययन में महत्वपूर्ण सहायता मिलती है। परिवार के इस योगदान को प्रेरणादायक बताया गया। हमारे महाविद्यालय में श्री मांगीलाल जी, जिनकी बॉडी आज देहदान में हमारे एनाटॉमी डिपार्टमेंट को दी गई है, ये बहुत ही सराहनीय काम है। परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद कि वो बॉडी डोनेट की, क्योंकि ये बॉडी अगर देहदान करते हैं तो हमारे मेडिकल स्टूडेंट इस पर विस्तृत जानकारी प्राप्त करते हैं। हमारे चिकित्सकीय जितने भी एनाटॉमी संरचना होती है उसको जानते हैं कि दिमाग में, मस्तिष्क में क्या क्या चीज़ है, आँखों में क्या चीज़ होती है, नाक में क्या होता है, गले में क्या होता है, हमारे चेस्ट में क्या है, एब्डोमेन में क्या है, हाथ पैरों में मसल्स कौन सी होती हैं, नर्व्स कौन सी होती है, आर्टरी कौन सी होती है, इसकी विस्तृत जानकारी स्टूडेंट को मिलती है। देहदान से काफ़ी लोगों को पीड़ा ज़रूर होती है परिवार को कि उनका परिवार में उनका चला गया है, लेकिन ये भविष्य में आने वाले हमारे जो चिकित्सकीय जो हमारी वैज्ञानिक जानकारी है उस पर बहुत ज़्यादा बढ़ती है, क्योंकि डिजिटल से ही इसकी जानकारी इतना अच्छा नहीं रह पाती जितना फिजिकल देखने को मिलता है। बच्चे उस पर प्रैक्टिस करते हैं, मसल्स फाइबर्स को देखते हैं, नर्व आर्टरी का ट्रैक देखते हैं कहाँ से कहाँ जाती है। इससे हमें सर्जरी करने में आसानी रहती है। देहदान के साथ साथ में अंगदान के लिए भी बहुत सभी को प्रोत्साहित करना चाहूँगा कि आप सब लोग अंगदान को बढ़ावा दें। जीते जी अगर अंगदान किसी को मिल जाता है तो उसकी उम्र बहुत बढ़ जाती है। परिवार के लोगों को भी अच्छा लगता है कि उसका परिवार का एक सदस्य वापस पुनर्जीवित हुआ अंगदान लेने से, और देने से 9 लोगों की आप ज़िंदगी बचा सकते हो। एक किसी की आकस्मिक मृत्यु होती है तो आप अंगदान देना के लिए मोटिवेट करें और आप आगे आएँ, ताकि ये जो अंग वो दान दें तो जिन लोगों को बीमारियां हैं वो दूर भाग जाए और वो अपना जीवन खुशी से बिता पाए। उसके आपके जिसने अंग दान दिया है वो भी एक सामने तो नहीं लेकिन अदृश्य रूप में आप उसको जीवित देख पाएंगे। तो आप अंगदान जरूर करें, देहदान भी करें। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बॉडी डोनेट करने के आए हैं, कौन है, कहाँ रहते हैं? ये ब्यावर रहते हैं। मांगीलाल जी कलवार एडवोकेट इनका नाम है। इनकी बॉडी इन्होंने 2 साल पहले ही मकर संक्रांति के दिन दान की घोषणा कर दी थी और आज इनका अंतिम संस्कार हो गया, तो इस कारण हम लोग बॉडी दान करना है इनकी इच्छा अनुसार। क्या उम्र होगी? इनकी उम्र 88 है। कितने बच्चे हैं? 3 लड़के हैं, 2 लड़कियां हैं और बड़ा पूरा परिवार है। इनकी इच्छा पूर्ण हुई आज, जिसका भैया क्या काम आएगी बॉडी आपकी? ये बॉडी मेडिकल साइंस में काम आएगी। बच्चों को इनकी इच्छा थी कि भाई कुछ काम आए मरने के बाद भी। अपना जीवन तो जिए ही, पर जीने के बाद भी बॉडी लोगों के काम आए, कुछ अंग काम आए, मेडिकल में जो पढ़ते हैं उनके जो पढ़ाई में काम आए। बस ये इनकी इच्छा थी तो वो हमने पूरा किया। आपका नाम? मेरा नाम अशोक कलवार, पुत्र श्री मांगीलाल कलवार, ब्यावर चांचिका। मांगीलाल जी के परिवार ने मांगीलाल जी की देह को दान किया है। उनकी इच्छा थी देह को दान करने की, जो कि हमारे एनाटॉमी डिपार्टमेंट में छात्रों की पढ़ाई के लिए बहुत काम आती है बॉडी। तो हम उसके लिए हर किसी को यही बोलते हैं कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा इसका प्रचार करें, जिससे कि हमें मृतदेह जो है यहाँ अवेलेबल करा सकें, जो बच्चों के पढ़ाई में काम आए। और हम इनके परिवार वालों का धन्यवाद देते हैं। ये मांगीलाल जी 80 साल के हैं और ब्यावर निवासी हैं। तो हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा इसका प्रचार हो, जिसके माध्यम से जो है सबको इस चीज़ की जानकारी हो कि मृतदेह को दान करने में किसी की कोई बुराई नहीं है और वो हमारे छात्रों के मेडिकल में रिसर्च में काम आते हैं। डॉक्टर रंजना बड़जाते, एनाटॉमी डिपार्टमेंट, HOD डिपार्टमेंट। श्री महावीर स्मारक सेवा समिति द्वारा शनिवार को खायरन स्थित स्मारक परिसर में निःशुल्क चिकित्सा परामर्श शिविर आयोजित किया गया।
शिविर में जयपुर महात्मा गांधी हॉस्पिटल के डॉक्टर अश्विनी बुलंदी ने रोगियों की जांच कर उन्हें उचित परामर्श दिया। करीब 25 रोगियों ने इस शिविर का लाभ उठाया। अपना इंट्रोडक्शन से, मैं डॉक्टर अश्विनी बुलंदी जयपुर से आया हूँ। यहाँ पे हम लोग घुटने के, कंधे के और कूल्हे के मरीजों को जिनको तकलीफ है उनको देख रहे हैं। उन्हीं को घुटने को कैसे अपना ख्याल रखना है, उनकी जो बीमारियाँ हैं उनसे कैसे दूर रहना है, अर्थराइटिस जो आज की 50 से 60 साल की उम्र में या उससे जल्दी होने लग गया है उससे कैसे बचना है, उसके बारे में ध्यान दिया जा रहा है और साथ में उनका इलाज कैसे करना है। आगे जो नई टेक्निक आई हैं अर्थराइटिस को ट्रीट करने की या उनका रिप्लेसमेंट, हिप और नी का रिप्लेसमेंट जो है उसके बारे में बता रहे हैं। आज महावीर स्मारक सेवा समिति के प्रांगण में एपिक हॉस्पिटल अहमदाबाद डॉक्टर धीरज मरोठी जैन के टीम के डॉक्टर अश्विनी बुलंदी रोगियों को अपना परामर्श दे रहे हैं। ये हर महीने के अंतिम शनिवार को यहाँ पर परामर्श देते हैं। आज क्या क्या हुआ यहाँ पर? आज रोगियों को परामर्श दिया जा रहा है और जो ऑर्थोपेडिक घुटने के दर्द से परेशान रोगी हैं और L4, L5 की परेशानी से ग्रसित है वह रोगी हम दिखाने आ रहे हैं। फिजियोथेरेपी भी की जाती है? हमारे यहाँ पर फिजियोथेरेपी सेंटर चलता है जिसमें सभी मरीज जो इससे संबंधित है उनको एक्सरसाइज वगैरह बताई जाती है और फिजियोथेरेपी से ट्रीटमेंट भी किया जाता है। इसमें हमारे यहाँ डॉक्टर दो लेडी डॉक्टर हैं जो एक सुबह और एक शाम की पारी में, सुबह 10 से 12 और शाम को 4 से 6 के अंदर रोगियों का निदान करती है। क्या क्या चार्जेज लिए हैं? एक दिन के लिए सहयोग की राशि 50 रुपये है और 6 दिन के लिए 200 रुपये है। ठीक है, नाम बताओ। पदम कुमार जैन, महामंत्री महावीर स्मारक सेवा समिति। अजमेर जवाहरलाल नेहरू अस्पताल प्रशासन ने मरीजों और उनके परिजनों की सुविधा के लिए नई पहल की है। अस्पताल परिसर में लाल और पीले रंग के निशान और स्टिकर लगाए गए हैं जिससे मरीजों को सही दिशा में जाने को आसानी हो। साथ ही फ्लेक्स बोर्ड भी लगाए जा रहे हैं। ओपीडी में मरीजों की सुविधा के लिए डिजिटल नंबरिंग सिस्टम लागू किया गया है। पर्ची पर दिए गए नंबर के अनुसार मरीज डिस्प्ले पर अपना नंबर देखकर चिकित्सक से आसानी से परामर्श कर सकता है। इस कदम से मरीजों का इंतजार कम होगा और प्रक्रियाएं अधिक सुगम बनेंगी। जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय के अंदर जो अक्सर देखा जा रहा था कि जो अस्पताल में आउटडोर के और इमरजेंसी में जो मरीज आते हैं गांव परिवेश में, जो कम पढ़े लिखे हैं और जो इस तरह से जो अनजान हैं वो आते, तो वो अक्सर भटकते रहते थे, उनको रास्ते और दिशा का ज्ञान नहीं हो पाता था। तो उसको हमने सरल करने के लिए हमने कई तरह के कार्य करे। हमने पहले फ्लैक्स लगवाया, पहले हमने नक्शा लगवाया, नक्शे के बाद में हमने वार्ड लगवाए, वार्ड के डायरेक्शंस कहाँ पर हैं, कौन को हर वार्ड में हमने नए कमरे नंबर डलवाए कि कहाँ कमरा नंबर कौन सा है। उसके बाद भी लग रहा था कि अभी भी कुछ करने की ज़रूरत है, तो हमने जो NABH की गाइडलाइंस है उस गाइडलाइन के अकॉर्डिंग हमने क्या करा है कि डायरेक्शंस हमने बता दिए। जैसे कि हमने बता दिया कि आपको OPD में जाना है, तो OPD में जाने के लिए इमरजेंसी से किसी को OPD में आना है तो वो येलो मार्क करके पकड़ के चला जाएगा, और अगर OPD से जिसको इमरजेंसी में आना है तो वो रेड कलर के इमरजेंसी में इसमें आ जाएगा। फिर लैब में आना है तो पर्पल कलर में आ जाएगा। उसको सडनली लैब के अंदर जाना है तो लैब में जाएगा, और ब्लड बैंक में जाना है तो उसको रेड कलर का पकड़ लेगा। और एक्सरे सोनोग्राफी का, ऐसे हमने 5 तरह के इंडिकेटर बनाए, तो वो हर जगह से कहीं से भी मरीज आएगा वहाँ से उसको दिशा, उसको डायरेक्शन से उसको चलती जाएगी उसके अंदर से। और अभी हम एक फायर एग्जिट का भी बनवा रहे हैं। जैसे किसी कारण से कभी आग लग गई, जैसे अभी घटना हुई, तो कहाँ पर वो सीढ़ी है, कहाँ से नीचे उसे उतर के आना है, उस तरह की हम भी एक फायर एग्जिट के डायरेक्शन करेंगे। वो लिखा होगा कि आपको इस तरफ जाओ तो ये सीढ़ी आएगी, इधर जाओ तो सीढ़ी आएगी, और नीचे जाओ तो, जिससे मरीज को भटकना नहीं पड़े और लिफ्ट की तरफ जाकर सीढ़ी का उसको रास्ता मालूम पड़ जाए। तो इस तरह के हम कई तरह के नवाचार कर रहे हैं जिससे कि जो अस्पताल में मरीज आते हैं, रिश्तेदार आते हैं, उनको कोई परेशानी नहीं होने पाए। फिर इसी तरह से एक दूसरा हमने शुरू करा कि हमने OPD के अंदर हमने टोकन डिस्प्ले सिस्टम करा। अभी हमने प्रयोग के रूप में अभी सिर्फ एक ही OPD में करा है, उसमें कितनी सक्सेस होती है उसके पर हम सारे OPD में लगा देंगे। उसके अंदर उस टोकन डिस्प्ले के अंदर ये है कि जैसे कि मरीज़ अपनी पर्ची लेके आता है अस्पताल से, तो वो डॉक्टर के पास जाता है, तो वो क्या होता है उसको मालूम नहीं था मेरा नंबर कब आएगा, बेचारा लाइन लगाए खड़ा रहता है, और लाइन लगाए 2-2 ढाई घंटे बीमार मरीज खड़े रहते हैं। तो उनको बैठने के लिए हमने क्या करा है
कि पहले साइड में बैठ जाए और वहाँ जो चौकीदार हो, जो बाईजी खड़ी है, वो नंबर डाल देगी। अब उसका जैसे 44 नंबर उसको दे दिया सपोज एग्जाम्पल में, अभी 20 नंबर चल रहा है तो 24 नंबर का गैप है, तो उसके बाद टाइम है, तो वो जरूरी नहीं वहाँ खड़ा रहे, वो अपना वेट करता रहे। जो डिस्प्ले है वो आपको संख्या ही बताएगा, एक बार हिंदी बोलेगा, एक बार अंग्रेजी बोलेगा। ये इस तरह का हमने अभी HOD मेडिसिन के कमरे में लगाया हुआ है और वहाँ पर प्रोग्राम सक्सेसफुल रहा। तो इस तरह के हम कई तरह के अपने नवाचार करते आते। पारस वेलफेयर संस्थान के तत्वाधान में पुष्कर के पुराने रंगजी मंदिर में रविवार को 12वां निःशुल्क चिकित्सा एवं स्वास्थ्य जांच शिविर आयोजित किया गया। इसमें हृदय, डायबिटीज, स्तन कैंसर, चर्म रोग, पाचन और अन्य बीमारियों की जांच की जाएगी। अमेरिका और भारत के वरिष्ठ डॉक्टर शिविर में सेवाएं देंगे। ये जैसे हम पहले 11 साल भी हमने किया है, ये कैंप हम करते हैं अपने सेवा उद्देश्य के हिसाब से करते हैं, और ये 12वां साल होगा हम ऐसा सेवा उद्देश्य के लिए कैंप कर रहे हैं। इस कैंप में हम सभी जांच करेंगे, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, हार्ट की कोई बीमारी हो, और उसके अलावा किसी को डाइजेशन की प्रॉब्लम हो, आर्थराइटिस। और इस बार हम 2 स्पेशल प्रोविज़न भी रख रहे हैं कि हमारे साथ डॉक्टर लैला अग्रवाल होंगी। ये कैंसर स्पेशलिस्ट हैं और ख़ास करके स्तन कैंसर के लिए अमेरिका में अच्छी स्पेशलिस्ट हैं। ये भी जांच करेंगी और सलाह देंगी। उसके साथ साथ JLN हॉस्पिटल से डर्मेटोलॉजी, जो चर्म रोग है ना, उसके भी स्पेशलिस्ट होंगे। ये भी पहली बार हो रहा है, और हम ये सेवा प्रदान करेंगे 9 बजे से 3 बजे तक दोपहर को 24 नवंबर, और यहाँ पुराना रंगजी मंदिर में होगा, जैसे हमारा पहले भी कैंप हुआ है। और ये सब सुविधा रंगजी मंदिर के खास जो अनंत प्रसाद जी गनेडी वाला हैं, उनकी कृपा से हो रहा है। और सब तरह के साधन होंगे मरीजों के लिए, और जो भी जांच पड़ताल हो सकती है वो हम करेंगे। उसके अलावा दवाइयाँ भी देंगे, जिन लोगों को, गरीब लोग हैं, जिन लोगों को दवाइयों की सुविधा नहीं है, उनको हम खास दवाइयाँ वो भी प्रदान करेंगे। आपका नाम? मेरा नाम प्रकाश डिडवानिया है। मैं अमेरिका में हार्ट स्पेशलिस्ट हूँ। ये डॉक्टर लैला अग्रवाल हैं, ये कैंसर स्पेशलिस्ट हैं, खास करके ब्रेस्ट कैंसर में। कैंसर कभी कभी शुरू में खाली गांठ में हो सकता है और कुछ प्रॉब्लम नहीं होती, गांठ में दर्द भी नहीं होता है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि अपने जो जनाना लोग बाग हैं वो अपनी ब्रेस्ट को फील करें, और अगर कोई गांठ नज़र आए तो तुरंत जांच करवाएं। और ये बोल रही हैं यहाँ पे इंडिया में अपने स्क्रीनिंग इतना अच्छी तरह से नहीं होता है। वहाँ अमेरिका और विदेशों में तो मेमोग्राम या एक्सरे लेते हैं ब्रेस्ट का, उससे जांच हो जाती है। तो यहाँ भी अगर जिन जनाना लोगों को तकलीफ़ हो, गांठ वाँठ हो, तो उसका इमीडिएट जांच करानी चाहिए, क्योंकि अगर शुरू में जांच करा लें तो उसका इलाज बहुत अच्छी तरह हो सकता है। Yes, so it's very exciting to be here and to participate in this health fair for the first time. Breast cancer is a common cancer among women, and it's very important that women understand the signs of breast cancer, and I hope to be able to give education about breast cancer this year. What is the difference between the America and India about the women, especially in the breast cancer? Well, it's very important to be aware of your body, and I think there might be some differences in the understanding of screening and catching breast cancer very early. And so knowing the signs of breast cancer is an important first step in diagnosing. What is the primary symptom of this breast cancer? Sometimes breast cancer may present with a lump in the breast, or a change of the skin or the shape, or enlargement of. डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मेडिकल कॉलेज के संभाग में आज राजस्थान मेडिकल कॉलेज एसोसिएशन द्वारा खेल सप्ताह समापन समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में विभिन्न खेलों के विजेताओं को पुरस्कार प्रदान किए गए। मुख्य अतिथि के रूप में राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी जी उपस्थित रहे। RMCTA की स्पोर्ट्स की गतिविधियों का एक पुरस्कार समारोह यहाँ पर रहा, जिसमें यहाँ के फर्स्ट स्टूडेंट, फर्स्ट अध्यक्ष और आज के USA में कार्डियोलॉजी के प्रोफेसर डॉक्टर प्रकाश यहाँ पे साथ रहे, और उन्होंने भी बेस्ट स्टूडेंट जो एकेडमिक रहेगा उसका अवार्ड देने की भी घोषणा की है। वास्तव में मेडिकल और डॉक्टरों के लिए खेल कूद स्पोर्ट्स का आयोजन एक बहुत ही महत्व रखता है। हमारी अपेक्षा है कि जनता को स्वस्थ रखें
तो हम सोचते हैं पहले वो स्वस्थ रहें। इसके लिए आज के युग में, आज के जीवन शैली में खेल को भी अपने जीवन का अंग बनाएं, और उन्होंने इसका जो प्रारंभ किया है, इसके लिए मैं विजेताओं को अपनी ओर से बधाई देता हूं, और साथ में भविष्य में सभी लोग इसको, खेल को अपने जीवन का अंग बनाएं, इसका आग्रह करता हूं। और ये मेडिकल कॉलेज धीरे धीरे प्रगति कर रहा है, यहाँ की व्यवस्थाओं में सुधार भी हो रहा है, यह सुधार जारी रहे। इन्होंने कुछ सुझाव भी मांगे हैं, उन सुझावों को भी धरातल पर लाने का प्रयत्न करें, तो मैं समझता हूँ कि यहाँ का जो व्यवस्थाएं हैं, धीरे धीरे हम अजमेर की सुविधाओं को बढ़ा रहे हैं। साथ में मेरा डॉक्टरों से एक आग्रह किया है कि वे ज़रूर यहाँ की शिक्षण पूरा करने के बाद कहीं आवश्यकता हो तो एक्सपोजर के लिए ज़रूर बाहर जाएं। एक अपने जन्मभूमि को, जहाँ से उन्होंने शिक्षा प्राप्त की है, उसको न भूलें और वापस सेवा अपने भारतवासियों को दें, राजस्थान वासियों को दें, अजमेर वासियों को दें, ताकि हम, माननीय मोदी जी ने जो यहाँ पे निरोगी भारत की कल्पना की है, विकसित भारत की कल्पना की है, उनके सपने को साकार करने में हम चिकित्सा सुविधाओं को यहाँ पे बढ़ाएं। वैसे भी राजस्थान में प्रत्येक हेडक्वार्टर, जिला हेडक्वार्टर पे मेडिकल कॉलेज बनने जा रहे हैं, काफ़ी जगह बन भी गए हैं। तो ये चिकित्सा अच्छे अच्छे डॉक्टर्स मिलें, फैकल्टी की कमी की भी दूर करें, और आधुनिक उपकरणों का भी यहाँ पे हम व्यवस्था कर सकें। इसलिए मैंने डॉक्टर प्रकाश से आग्रह भी किया है कि वह अमेरिका से कुछ इस प्रकार के इंस्ट्रूमेंट दिलाने में भी वो सहयोग करें, ताकि यहाँ की चिकित्सा व्यवस्थाओं को हम श्रेष्ठतम बना सकें। इसलिए मैंने इन सबको, जो आज खेल में जिन्होंने पुरस्कार लिया, उनको बहुत बहुत बधाई दे करके इनको शुभकामनाएं देता हूं। आज बटबाई गणेश जी मंदिर के पास भैरव जी मंदिर क्षेत्र में अज्ञात वाहन की चपेट में आकर एक नर पैंथर ने दम तोड़ दिया। सूचना पर क्षेत्रीय वन अधिकारी ज्योति गुप्ता के निर्देशन में वन विभाग पुष्कर की टीम मौके पर पहुंची। मृत पैंथर को रेंज परिसर पुष्कर लाया गया, जहां मेडिकल बोर्ड द्वारा पोस्टमार्टम किया जा रहा है। अज्ञात वाहन की पहचान के लिए अनुसंधान जारी है। कार्रवाई में वन विभाग और ग्रामीणों का सराहनीय सहयोग रहा। पैंथर की घटना बहुत दुखद घटना है। कल हमारी टीम को जैसे ही पता चला कि पैंथर की घटना हुई है, हमारी टीम तुरंत पहुंची और उसे कब्जे में ले लिया। उसका पोस्टमार्टम भी कराया गया है और उसका दाह संस्कार करा दिया गया SOP के अकॉर्डिंग। प्रथम दृष्टया क्या माना जा रहा है पैंथर की मौत का कारण? प्रथम दृष्टया इसका कारण एक्सीडेंट माना जा रहा है। इसकी एज क्या रही होगी अंदाजन? इसकी एज 11 साल के आसपास है। बूढ़ा पैंथर था। इस क्षेत्र में काफ़ी समय से, पिछले 1.5-2 महीने से पैंथर की मौजूदगी का बताया जा रहा है, तो ये वही पैंथर है या और कोई पैंथर? ये दूसरा पैंथर है। तो जो पहला पैंथर है उसके पकड़ने के लिए अभी तक कुछ किया है आपने? इसके लिए हमारे विभागीय स्तर पे पूरे प्रयास किए जा रहे हैं। टीम का गठन किया गया है जो रोज शाम को जाके गश्ती करती है। उसके अलावा हमारे द्वारा अवेयरनेस फैलाई जा रही है लोगों में। जैसे हमारे जो नाकेदार हैं उनको पाबंद किया गया है। जगह जगह अवेयरनेस के कैंप पे हमारे यहाँ एक कोबरा टीम है, जो लोग भी हमने जोड़े हैं, जो साथ में हमारे साथ मिलकर कार्य करते हैं और उनके द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं। कई जगह ऐसे पिंजरा लगा के पकड़ने के प्रयास किए जाते हैं जगह जगह, ताकि वो उस शिकार को पकड़ने के चक्कर में आए और कैद हो जाए। तो ऐसा कुछ प्रयास कभी किया है आपने अभी? अभी तक इसके प्रयास, जब पिछली बार घनाड़ा में खबर मिली थी पैंथर की, तो हमने हमारी टीम पिंजर लेके गई थी और उसको पकड़ने के प्रयास किए थे, और आगे भी समय समय पे इसके प्रयास किए जा रहे हैं पिंजरा लेके पकड़ने के। पुष्कर की जो पहाड़ी क्षेत्र है, जो यहाँ पे वन्य क्षेत्र है, इसमें काफ़ी समय से पैंथर की मौजूदगियाँ हैं, काफ़ी पैंथर है, तो आपके अंदाजन में कितने पैंथर होंगे ऐसे? अभी तक इसका प्रॉपर डाटा हमारे पास में नहीं है कि कितने पैंथर हैं, लेकिन लगभग 3 या 4 पैंथर होंगे। लेकिन वो दूर दूर तक फैले हुए हैं। वो अपनी टेरिटरी में रहते हैं, अपने जंगल के क्षेत्र में रहते हैं। शहरी क्षेत्र में जैसे ही खबर मिलती है वन विभाग वहाँ पहुँचता है और पैंथर को पकड़ने की एक्टिविटी करता है। आगे और क्या प्रयास किए जा रहे हैं विभाग की तरफ से, ताकि आगे किसी पैंथर के साथ ऐसे हादसे ना हो? देखो, इसके लिए अवेयरनेस है, मेन इम्पॉर्टेंट है। जो हमारे साथ जो लोगों का योगदान रहे, तो अवेयरनेस कैंप किए जा रहे हैं। इसके अलावा SOPs है, जो प्रोसीजर है उसके अकॉर्डिंग काम किए जा रहे हैं। हमारे पास जो इक्विपमेंट है उसका प्रयोग किया जा रहा है, और कैमरा ट्रैपिंग है उसकी भी व्यवस्था के लिए हमने लेटर लिखा है। आगे कैमरा ट्रैपिंग भी की जाएगी, ताकि जन सामान्य की सुरक्षा हमारी पहली प्राथमिकता है। उसी के अकॉर्डिंग
पूरे प्रयास है हमारे। कोई भी घटना होती है या कोई भी हमें सूचना मिलती है, सूचना पे हम तुरंत हमारी वन विभाग की टीम पहुंचती है इक्विप्ड होके और कंट्रोल करने का प्रयास करती है। क्या अपील करना चाहते हो और आपका नाम बताओ? हाँ, मेरा नाम ज्योति गुप्ता है, मैं FRO ग्रेड 1 हूँ यहाँ पे। और मैं जनता से यही अपील करना चाहूँगी कि अगर पैंथर आपको दिखें तो पहले घबराए नहीं, हमें सूचना दें, हम तुरंत पहुँचते हैं। उसके अलावा उसके आसपास ना रहे, उसके आसपास रहने से वो घबराता है। ये वन्य जीव है, ये आदमखोर नहीं होता, मनुष्यों का शिकार नहीं करता है, पर आपको दिखता है तो भी इससे दूरी बनाए रखो, क्योंकि वो हड़बड़ी में ज़्यादा हानि पहुँचाने की कोशिश करेगा। तो सतर्क रहें, कहीं भी जाए। अगर आपको लगता है कि पैंथर का जो समय होता है वो रात में 8 बजे से लेके सुबह 4-5 बजे तक होता है। अकेले ना जाए जंगल के क्षेत्र में, और जंगल के क्षेत्र के आसपास अकेले रहे भी नहीं। कहीं भी जाए साथ में लोगों को लेके जाए, 2-3 लोग साथ में जाए। कोई महिला घास काटने भी जा रही है तो कोई दूसरी महिला साथ में खड़ी रहे, जिससे पैंथर 2-3 लोगों को देख के कभी हमला नहीं करेगा। तो ये थी दिन भर की खास खबरें। इसी तरीके से आप लोगों के बीच फिर मौजूद होंगे। जब तक देखते रहिए स्वामी न्यूज।